क्या कभी सोचा है कि जब हमारी चेतना या कॉन्शसनेस बदलती है तो असल में क्या होता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी की गहराइयों से लेकर ब्रह्मांडीय कंपन तक के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम किसी एक विचार का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्राचीन और वैज्ञानिक स्रोतों के अनुसार इस चेतना का असली रहस्य आखिर है क्या। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं, हम आखिर हैं कौन? क्या इंसान महज हाड़ मांस की बनी कोई बायोलॉजिकल मशीन है, या फिर कुछ ऐसा जो इससे कहीं ज्यादा असीम रूप से जटिल है? ये कोई आम दार्शनिक सवाल नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और रहस्यमयी जासूसी कहानी की शुरुआत है। भाग 1, विज्ञान और हमारा मस्तिष्क। देखिए, 19वीं सदी के विज्ञान और हेकल जैसे विचारकों का सिद्धांत ना बहुत ही सीधा था। उनका मानना था कि चेतना कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक गुण है जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। जैसे जैसे विकास हुआ, जानवरों से लेकर वानर और फिर हम इंसानों तक, चेतना का स्तर बढ़ता गया। निचले स्तर के जीवों में तो ये पूरी तरह से गायब थी और इंसानों में आकर ये अपने एकदम चरम पर पहुंच गई। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाला कि हमारी चेतना केवल ख्यालों का कोई अमूर्त छेल नहीं है। रसायन या केमिकल्स इसे भौतिक रूप से यानी फिजिकली बदल सकते हैं। जरा सोचिए, सुबह की एक कप कॉफी पीने से हमारी विचार शक्ति कैसे अचानक से तेज हो जाती है ना? जबकि ईथर या क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों के इस्तेमाल से इंसान सीधा बेहोश हो जाता है। ये चीज सीधे तौर पर साबित करती है कि हमारे विचारों और मस्तिष्क के रसायनों के बीच एक बहुत गहरा, एकदम सीधा कनेक्शन है। भाग 2, चार्वाक। सब कुछ भौतिक है। अब विज्ञान की इस आधुनिक सोच से निकलकर चलिए थोड़ा पीछे प्राचीन भारत की ओर चलते हैं। चार्वाक दर्शन इसी बात को एक बहुत ही बेहतरीन और एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाता है। उनका कहना है कि जिस तरह सड़े हुए अन्न को मिलाने से शराब की वो नशीली ताकत पैदा होती है, ठीक उसी तरह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जैसे भौतिक तत्वों के आपस में टकराने और मिलने से चेतना पैदा होती है। मतलब चेतना कोई अलग से आई हुई आत्मा नहीं है, बस इन भौतिक तत्वों के जुड़ने का एक सीधा सा रिजल्ट है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये निकल कर आती है कि चार्वाक का जो अंतिम निष्कर्ष था वो पूरी तरह से भौतिक था। मरणमेव अपवर्गः। इसका सीधा सा मतलब है कि मौत ही मोक्ष है, मृत्यु ही पूर्ण अंत है। एक बार शरीर नष्ट हो गया तो उसके बाद कोई चेतना, कोई आत्मा बाकी नहीं बचती। सब कुछ, लिटरली सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। भाग 3, बौद्ध दृष्टि, जगत एक स्वप्न। खैर, अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर ये भौतिक दुनिया सच ही ना हो? भौतिकवाद के एकदम उलट बौद्ध दर्शन में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे आलय विज्ञान कहा जाता है। इसे चेतना का एक बहुत बड़ा स्टोर रूम समझ लीजिए। ये आलय विज्ञान हमारे सभी अनुभवों, कर्मों और वासनाओं के बीजों को अपने अंदर समेटे रहता है, और दरअसल यही वो चीज़ है जो बाहर की इस भौतिक दुनिया का एक भ्रम पैदा करता है। दार्शनिक अश्व घोष की बातें इस आइडिया को और भी साफ कर देती हैं। उनका कहना है कि सर्वबुद्धिमयम जगत, यानी सब कुछ हमारा मन ही है। ये नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सब केवल हमारे दिमाग के भीतर के विकार हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे सपने में देखे गए हाथी, घोड़े। वो हमें बाहर दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन असल में वो केवल और केवल हमारे दिमाग की ही उपज होते हैं। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से हमें एक पॉइंट पर लाके खड़ी कर देती है, एक बहुत बड़े वैचारिक टकराव पर। एक तरफ पूर्ण भौतिकवाद है जो कहता है कि केवल मस्तिष्क का पदार्थ और उसके रसायन ही असली सच हैं, और दूसरी तरफ पूर्ण विज्ञानवाद है जो डंके की चोट पर कहता है कि केवल शुद्ध मन या चेतना ही सच है, और ये जो भी बाहरी दुनिया हम देख रहे हैं वो बस एक सपना है। भाग 4, तांत्रिकी दृष्टि, चैतन्यमात्मा। अब इन दोनों एकदम अपोजिट विचारों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल भी मौजूद है, कश्मीरी शैव दर्शन। शिव सूत्र का पहला श्लोक चैतन्यमात्मा इस पूरे दर्शन की जान है। इसका साफ मतलब है कि चेतना न तो केवल दिमाग की कोई बायोलॉजिकल उपज है और न ही ये दुनिया कोई झूठा सपना है, बल्कि चेतना ही इस पूरे अस्तित्व की, इस पूरे ब्रह्मांड की वास्तविक आत्मा है। इस तांत्रिक नजरिए में ना वास्तविकता को प्रकाश और विमर्श के जरिए बहुत ही गहराई से समझाया गया है। प्रकाश शिव है जो चेतना का एकदम शुद्ध, शांत और स्थिर प्रकाश है, और विमर्श शक्ति है,
उसी चेतना की एक्टिव, वाइब्रेटिंग और खुद को जानने वाली जागरूकता। ये दोनों मिलकर ही उस परम सत्य का निर्माण करते हैं। भाग 5, ब्रह्मांड एक स्पंदन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है। जिस तरह शुद्ध पानी नेचुरली बहकर एक लहर में बदलता है और फिर वही पानी जम के ठोस बर्फ बन जाता है, ठीक उसी तरह वो शुद्ध और निराकार चेतना सिकुड़कर या कह लें कि कंडेंस होकर इस ठोस भौतिक वास्तविकता का रूप ले लेती है। मतलब ये जो पदार्थ या मैटर है वो और कुछ नहीं बल्कि चेतना का ही एक ठोस रूप है। ये सच में एक बहुत ही हैरान करने वाला विचार है कि चैतन्यम विश्वस्य स्वभावः, यानी चेतना ही ब्रह्मांड का स्वभाव है। इसका मतलब है कि जिन चीजों को हम पूरी तरह से बेजान या निर्जीव मानते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़ और धातु, उनमें भी चेतना मौजूद है। बस फर्क इतना है कि वहां वो बहुत ही सिकुड़ी हुई या गहरी नींद की अवस्था में होती है, जबकि हम इंसानों में ये अत्यधिक विकसित और जागृत रूप में होती है। और सबसे खास बात, इस दर्शन के अनुसार चेतना कभी टूटती नहीं है। चेतना 3 मुख्य अवस्थाओं से होकर बड़ी सहजता से गुजरती है। जागृत यानी बाहर की दुनिया को देखना, स्वप्न यानी अपने मन के भीतर की दुनिया को देखना, और सुषुप्ति यानी वो गहरी नींद जहाँ कोई विचार ही नहीं होता। ये अवस्थाएं भले ही बदलती रहें, लेकिन चेतना का जो वो निरंतर धागा है ना, वो हमेशा बिना टूटे जुड़ा रहता है। तो इन सभी अलग अलग नजरियों को एक साथ देखने के बाद हम एक बहुत ही गहरे और अंतिम सवाल पर पहुंचते हैं। क्या सुबह की वो कॉफी जो हमारे दिमाग के केमिकल्स को बदलती है, और ये विशाल ब्रह्मांड जो तांत्रिक दृष्टि में चेतना का ही एक स्पंदन है, जब हम इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं तो क्या हमारी वास्तविकता की बुनियादी समझ नहीं बदल जाती? क्या ये ब्रह्मांड महज एक मशीन है या फिर ये पूरी तरह से जीवंत और स्पंदित है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अभी जानने और समझने के लिए और भी बहुत कुछ है।